बैक का आ रहा है कैमरा। हाँ तो उसमें जब आप लाइव करेंगे तो उसमें कैमरा हाँ ठीक है, हो गया। थैंक यू जी, जी थैंक यू जी। नमस्कार मित्रों, आज एक बहुत ही गंभीर विषय पे बात करने से पहले मैं विश्वविद्यालय जो कि स्वनामधन्य अंबेडकर साहब के नाम से है, उनकी जो विचारधारा है उनको लेकर चलने के लिए संकल्पित प्रोफेसर आशा शुक्ला जी जो कुलपति हैं, और वो ये चरितार्थ कर रही हैं कि कुलपति अगर कैंपस में रहता है तो किस तरह से वो विश्वविद्यालय की गतिविधियों को उस जीवंतता से बनाए रखता है जिससे शिक्षक और शिक्षार्थी जुड़े रहें। ये एक अपने आप में उदाहरण है, क्योंकि पिछले 3 महीनों से मैं लगातार कई वेब कॉन्फ्रेंसेस में हूँ, तो इसी क्रम में मुझसे बातचीत हुई और ये सुनिश्चित होना था कि विषय क्या रखा जाए। तो समय के प्रासंगिकता को देखते हुए मुझे लगा कि आज हिंसा का वर्चस्व बढ़ता जा रहा है, और ये हिंसा नॉन वायलेंस के सिविलाइजेशन के साथ है। अहिंसा की जो सभ्यता है इसका मास्क लगा हुआ है, इसका मुखौटा लगा हुआ है इस हिंसा पर। इसलिए जो सीधा व्यक्ति है, सरल व्यक्ति है, सामान्य जन है, वो इस हिंसा पर लगे हुए अहिंसा के सुसभ्य मुखौटे के पीछे के चेहरे को नहीं देख पाता है। आवश्यकता यह है कि उसे देखा जाए, और वो कैसे दिखाई दे। ये आश्चर्य की बात है कि अहिंसा का गर्भ हिंसा से होता है, नफरत का गर्भ जन्म प्रेम से होता है, अविश्वास का जन्म विश्वास के गर्भ से होता है। लेकिन अहिंसा ही एक ऐसा भाव है विश्व का जो कि हिंसा के गर्भ से पैदा होता है। तो इस संदर्भ में मुझे लगता है कि विश्व में इन सब के बावजूद विश्व में अहिंसा बची हुई है, और अहिंसा ने ही पृथ्वी की रक्षा की है। मन और मानस में जो हिंसा का पर्यावरण निर्मित हो गया है हर एक के मन में, वो परिवार से लेकर देश और देश से लेकर विश्व तक जाता है। इसलिए अब यह निर्धारित करना आवश्यक हो गया है कि हमें किस रूप में आचरण करना होगा कि अहिंसा हमारी आदत बने, हम सब की आदत बने। ये किसी देश में जाकर फलीभूत नहीं होगा, ये किसी सीमाओं में फलीभूत नहीं होगा, ये परिवार से और घर से प्रारंभ होगा और ये विश्व फलक तक जाएगा। पिछले दिनों हम एक किताब लिखने की प्रक्रिया में रहे, और गांधी जी को पढ़ते हुए तो मैंने एक किताब लिखने की योजना बनाई है जिसमें काफ़ी हद तक हम आगे पहुंच चुके हैं। गांधी में दुनिया, दुनिया में गांधी। तो इसका एक अंश अमृत प्रभात पत्रिका के जो विशेषांक था, गांधी विशेषांक, उसमें प्रकाशित हुआ, और बाद में राष्ट्रभाषा प्रचार समिति जो वर्धा में है वहाँ की पत्रिका राष्ट्रभाषा प्रचार समिति में भी साभार लिया गया। गांधी जी को पढ़ते हुए गांधी जी कैसे बने, अहिंसा की धारणा उनके मन में कैसे आई, इसका भी सबक या इसकी भी शिक्षा या इसको भी अंगीकार करने का मन उन्होंने विदेश में ही बनाया जब उन्होंने लेव तोलस्टॉय को पढ़ा। और लेव तोलस्टॉय पर उन्होंने बहुत ही भावुक होकर के और बहुत ही वैचारिक होकर के लिखा। तो जब विश्व प्रथम विश्व युद्ध की तैयारी करने में लगा हुआ था, उस समय लेव तोलस्टॉय ने युद्ध और शांति
उपन्यास लिखा और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि द लॉ ऑफ लव एंड द लॉ ऑफ वायलेंस, ये किताब उन्होंने लिखी, द लॉ ऑफ लव एंड द लॉ ऑफ वायलेंस, लेकिन ये किताब इनकी छप नहीं सकी, इनके अंतिम दौर की किताब थी, लेकिन फ्रांस में इसका इनके एक मित्र ने अपनी ओर से उसमें कुछ जोड़ करके पुस्तक प्रकाशित की, बाद में इसका नाट्य रूपांतर भी हुआ। इसका उल्लेख करना भी इसलिए ज़रूरी लगता है कि किस तरह से एक रचनाकार, एक साहित्यकार ही विश्व को और अपने समाज को दिशा देता है, वही अहिंसा का। इसलिए मूल रूप से देखा जाए तो गांधी जी, अंबेडकर साहब, विनोबा जी, विवेकानंद, ये सारे के सारे जो महान विभूतियाँ हुई हैं, इन्होंने अहिंसा की साधना की है और साहित्य को विधा के रूप में, माध्यम के रूप में चुना। लेकिन आज का समय इतना चिंतनीय हो गया है कि पाठक और पढ़ना और उसे हृदयंगम करना, उसे अंगीकार करना, स्वीकार करना और फिर उसे धारण करना और अपनी आदत में बनाना, क्योंकि मूल रूप से तो व्यक्ति का आचरण अब धीरे धीरे हिंसा की ओर बढ़ता जा रहा है। वो हिंसा कई तरह की है। उस हिंसा में जो कि राष्ट्र के लिए है, जो सत्ता के कारण है, और जो समाज की बनाई हुई संरचना है, उस समाज की संस्कृति को बचाए रखने के नाम पर भी बहुत सी हिंसाएं पैदा हुई हैं और हिंसा हो रही है कि हम समाज की संस्कृति को और रीतियों को बचाने का प्रयत्न कर रहे हैं, इसलिए ये व्यवहार, ये निर्दयता या निष्ठुरता का व्यवहार हो जाता है। लेकिन अगर वो समाज के लिए वो सांस्कृतिक मूल्य उपयोगी नहीं हैं और रूढ़ हो चुके हैं, समय संदर्भों के आधार पर उनमें परिवर्तन आ गया है, तो ऐसी परिस्थिति में वो कहीं न कहीं प्रभावित करते हैं और हिंसा को जन्म देते हैं। तो कहा जाए कि आज की जो सभ्यता है, जो सिविलाइजेशन है पूरे विश्व का, वो और मीडिया ने तो उस सिविलाइजेशन को और इतने खूबसूरत तरीके से 24 घंटे वो पेश करता रहता है, प्रस्तुत करता रहता है कि इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड कि वास्तव में ये जो अहिंसा दिख रही है, ये जो हमारी सिविलाइज्ड सोसाइटी दिख रही है, सुसंस्कृत समाज दिख रहा है, ये क्या वास्तव में ऐसा ही है या इसे हमें बदलना चाहिए? इसका भीतर का सच क्या है? और भीतर का सच देखने के पास लोगों के पास ऐसी स्थितियां पैदा कर दी हैं कि वो विवेक का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। ज्ञान की जो विवेक और ज्ञान, इनके आधार पर जो विवेचन करने की अवस्था होती है, वो अवस्था भी लोगों के हाथ से या लोगों के दिमाग के हाथ से फिसलती जा रही है। हृदय की जो प्रभावक क्षमता है वो उसे कार्यान्वित नहीं होने देती है। तो मुझको ये लगता है कि समाज में जो बढ़ रही हिंसा है वो मूल रूप से भोगवादी दृष्टि के कारण है, और इस भोग को हमारे यहाँ समृद्धि और सुसंस्कृत होने का स्वरूप समझने का प्रयत्न किया जा रहा है। और ये भोग समाज में भौतिकवादी वस्तुओं का बाकी, और जो सत्ता में लोग हैं उनको सत्ता का भोग है, और शिक्षा के क्षेत्र में भी अब ये भोग पैदा हो गया है, अहंकार पैदा हो गया। अहंकार से बहुत सी हिंसा पैदा होती है, जिसे कि दूसरे के मस्तिष्क को और दूसरे की भावनाओं को चोट पहुंचाना, इसे मैं सबसे बड़ी हिंसा मानती हूँ। क्योंकि किसी हथियार से अगर आप किसी पर आक्रमण करते हैं तो वो हथियार उसको लगा, लेकिन उसके बाद जो मन पर जो आघात होता है और मानस में जो आघात होता है, वो व्यक्ति की पूरी सोच को परिवर्तित करता है और उससे हमारे समाज के सोचने की पूरी प्रक्रिया बदलने लगती है। और एक शोषित समाज जो कि अपने शोषण के विरुद्ध खड़ा नहीं हो पाता है, क्योंकि जब मस्तिष्क में ताकत होती है तब विरोध भीतर पैदा होता है, और ये मस्तिष्क को तोड़ने की साजिश है, ये जो मानसिक हिंसा है।
जो संवेदना के धरातल पर हिंसा की जा रही है। और बाकी विश्व स्तर पर जो आजकल देखा जा रहा है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो सत्ता की और देश की सुरक्षा के नाम पर हिंसाएं हो रही हैं, जिसमें आहुतियां दी जा रही हैं। लेकिन आप देखिए कि हमारे पूरे विश्व में इन सब के बावजूद अहिंसा के प्रतिमान गढ़े गए हैं, उनके नाम दूसरे थे। इसलिए देखिए अंग्रेजी में नॉन वायलेंस कहते हैं, वायलेंस है उसके बाद नॉन शब्द आया है, और इसे बचाने की बहुत ज़रूरत है पूरी तरह से। दूसरे देशों में वो प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो साहित्य लिखा गया और हमारे देश में भी जो साहित्य लिखा गया, अगर रूस में मैक्सिम गोर्की उस समय लिख रहे थे, लेव तोल्स्टॉय लिख रहे थे, तो हमारे यहाँ प्रेमचंद भी थे। और इन लोगों ने गांधी दर्शन को आगे बढ़ाते हुए अहिंसा के महत्व को स्थापित किया, और वो संबंधों में भी अहिंसा की धारणा को स्थापित किया, और देश के स्तर पर भी, समाज के स्तर पर भी। अहिंसा का भाव एक ऐसा तथ्य और तत्व है जो कि पूरे पर्यावरण को प्रभावित करता है, सिर्फ मनुष्य के समाज का ही नहीं बल्कि पृथ्वी का भी। पृथ्वी में जो जीव जंतु हैं, जो वृक्ष हैं, उनकी रक्षा का दायित्व भी मनुष्य को है। वहीं से अहिंसा शुरू होती है और वहीं से अहिंसा शुरू होनी चाहिए। विदेशों में इस तरह से पर्यावरण को बचाने के लिए और पृथ्वी के संरक्षण के लिए बहुत प्रयास होते हैं, और इस स्तर पर वो कहीं न कहीं अहिंसा को अख्तियार करने की स्थिति में हैं और कोशिश में हैं। यहाँ तो पता ही नहीं चलता है कब कौन सा पेड़ कट जाएगा भारतवर्ष में। और अभी देखिए बहुत दुखद है कि गांधी जी की 150वीं जयंती है और वर्धा में सेवाग्राम के दोनों तरफ जो गांधी जी के समय के लगे हुए पेड़ थे वो काटे जा रहे हैं क्योंकि सड़क चौड़ी की जा रही है। तो ये पहले नहीं सोचा, और फिर सेवाग्राम आने के लिए क्या उस वहाँ हाईवे या बड़ी चौड़ी सड़क बनाने की ज़रूरत है? वही लोग आते जाते हैं जो लोग वहाँ रहते हैं। तो अहिंसा का जो जनक है महात्मा गांधी, उनके उस सेवाग्राम आश्रम में जाने वाले रास्ते में नीम के पेड़ों की कटाई हो रही है। नीम के पेड़ जो पर्यावरण को बचाने के मुख्य, कहा जाए कि उनसे अधिक और कोई औषधि मूलक वृक्ष नहीं है भारतवर्ष की भूमि पर। लेकिन कहीं से कोई विरोध दिखाई नहीं दे रहा है। तो अहिंसा की शुरुआत हमें प्रकृति से करनी होगी, क्योंकि प्रकृति में हम रह रहे हैं, पृथ्वी पर हमारे पांव टिके हुए हैं। प्रकृति ही है जो हमें भोजन दे रही है और उसी से हम जी रहे हैं। अलग से, पृथ्वी से अलग हमें कहीं कुछ मिल नहीं रहा है, और न पृथ्वी से अलग हम कुछ पैदा कर सकते हैं। ये वैसा ही सत्य और तथ्य है जिस तरह से घर के स्त्री के बिना घर नहीं बन सकता है, घर नहीं चल सकता है। उसका होना और उसका प्रसन्न होना और उसका खुश होना और उसका सुखी होना बहुत अनिवार्य है, वरना घर में शांति नहीं रहेगी। घर में अहिंसा का वातावरण, अहिंसा का सबक सबसे पहले, और स्त्री से अधिक अहिंसक पूरे विश्व में और कोई प्राणी नहीं है। वो सर्वाधिक अहिंसक है। अगर उसके द्वारा कभी हिंसा होती है कभी, तो जब उस पर हिंसा होती है तो वो भी अपने बचाव में, और अपना बचाव भी उसके लिए करना इसलिए आवश्यक हो जाता है क्योंकि अगर वो नहीं बचेगी तो बच्चे नहीं बचेंगे, घर नहीं बचेगा, संस्कार नहीं बचेंगे, समाज नहीं बचेगा, खानदान नहीं बचेगा, और उसके आगे वो सोच नहीं पाती है। लेकिन गांधी जी का नज़रिया, विनोबा जी, वो नारी को शक्ति के रूप में देखते थे। और जब कोई बहुत बड़ी शराबबंदी का उन्हें वो करना था, क्योंकि शराब के द्वारा सबसे अधिक हिंसा होती है। वर्धा में अभी भी ये हाल है। लोग 5 रुपया 10 रुपया मजदूर लेते हैं और वो बहुत ही निचले स्तर की शराब पीते हैं, पर दिन भर अपना वो रहते हैं। तो वर्धा में भी इसकी बंदी नहीं हो पाई।
कारण मैं वर्धा को इसलिए मैं ये बात बता रही हूँ कि गांधी जी ने जहाँ आश्रम बनाया, जहाँ व्यक्ति को वो रखते थे तो पहले उससे संडास घर साफ करवाते थे। अगर वो इस काम को बहुत ही प्रसन्नता से करता था तब वो आश्रम में रहता था और गांधी जी का सहयात्री हो पाता था, देश की आज़ादी की लड़ाई में वो शामिल हो पाता था। वहाँ ये स्थितियाँ हैं। विश्व में जो अहिंसा के जो प्रतिमान हैं वो राजनीतिज्ञों के द्वारा उतने अधिक नहीं स्थापित किए गए जितने कि समाज सेवकों के द्वारा और साहित्यकारों के द्वारा, रचनाकारों के द्वारा स्थापित किए गए। और उसमें स्त्रियों का प्रतिनिधित्व बहुत अधिक रहा। जब लेव तोलस्टॉय ने अन्ना करेन्ना लिखे उपन्यास, तो उसमें जो उन्होंने भूमिका, उसमें जो स्त्री की भूमिका है और स्त्री का जो संघर्ष है, उसको अगर ध्यान से देखा जाए तो ये और अधिक स्पष्ट हो सकेगा। आज विश्व में अहिंसा की आवश्यकता पहले भी थी, अब भी है, और इसीलिए मनुष्य जो है वो सभ्य हुआ। मैं ये मानती हूँ कि मनुष्य जब मनुष्य बना तो सबसे पहले वो अहिंसक हुआ, सत्याग्रही हुआ, मानवीय मूल्यों की उसने रक्षा की और उसने पूरी पृथ्वी के और जो पशु पक्षी हैं उनकी रक्षा का भी दायित्व लिया और उनके साथ रहना उसने शुरू किया। ये अहिंसा के मूलभूत प्रतिमान हैं जो दैनिक जीवन में आचरण करते हुए अगर इनकी व्यक्ति आदत बना ले तो ये आदत बन सकती है। पर जिस तरह से अपने विश्व का विकास, भौतिक विकास हो रहा है और भोगवादी आदतें बनती जा रही हैं, जैसे कि मोबाइल की, इन सब की जो आदत बन गई है, ये ज़रूरत अब कम हो गई है, लोगों की आदत हो गई है और ये भोग की आदत हो गई है। सामने और परिवार में बैठे हुए लोगों का दृष्टिकोण कि समय जब मिलता है तो वो उसके साथ समय बिताते हैं, बनस्पत की परिवार के साथ। तो ये एक तरह की मनोवैज्ञानिक हिंसा है अपने परिवार के अन्य सदस्यों के साथ, क्योंकि अब तो अवसर, व्यस्तताओं ने अवसर भी इतना कम दिया है कि साथ बैठा जा सके। ये स्थितियां हैं और राष्ट्रीय स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर, वैश्विक स्तर पर जो हिंसा का वात्या चक्र इस समय चल रहा है, उस पर राष्ट्र की जो महत्वपूर्ण शक्तियां हैं वो विचार करने में लगी हुई हैं, लेकिन उन्हें भी गांधी जी के रास्ते से ही जाना होगा। इसलिए गांधी जी का सत्याग्रह और अहिंसा ये इतना महत्वपूर्ण है, इसी से विश्व का कल्याण होगा। और हम सभी शिक्षकों को और बुद्धिजीवियों को चाहिए कि इसका कैसे प्रचार प्रसार किया जा सके। और ये भी देखिए, समय का सौभाग्य है या हम लोग का सौभाग्य है कि जब विश्व में तीसरे विश्व युद्ध के षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, जब युद्ध के माध्यम से लोग अपने देश का विस्तार करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, जब युद्ध के माध्यम से लोग संस्कृति और मनुष्य दोनों का अधिग्रहण करना चाहते हैं, जब आतंकवाद के द्वारा, क्योंकि सांस्कृतिक आतंकवाद को लोग समझ नहीं रहे हैं, जिस तरह से सांस्कृतिक आतंकवाद पूरे विश्व में हिंसा का वातावरण रच रहा है। युद्ध तो मान लीजिए होगा, कुछ दिन चलेगा, खत्म हो जाएगा, उससे माने वो भी होना नहीं चाहिए। लेकिन इसके बाद अभी पिछले दिनों जब सीरिया और बाकी देशों से मुस्लिम लोगों का यूरोप में जाना शुरू हुआ और अंजुला ने जब लोगों को कहा कि आप लोग यहाँ आ सकते हैं और संरक्षण देना प्रारंभ किया, तो आप देखिए कि अब और यूरोप के देशों में तो संबंध बनाने में, पार्टनरशिप में और मित्रता में कोई ऐसा भेद नहीं है। जिसे जो पसंद आता है, वो चाहे 6 साल की ही दोस्ती हो, उसके साथ वो रहने लगते हैं और संतान पैदा हो जाती है। तो एक बार हम अपने डच मित्रों के साथ बैठे बातें कर रहे थे तो उन्होंने बड़ी चिंता प्रकट की, और युवा थे वो 32 साल से 40 साल के बीच का समूह था। और वो कहने लगे कि मैडम, अब बहुत कम आपको डच मिलेंगे जिन्होंने डच लड़की से ही या डच लड़के ने डच लड़की से ही शादी की हो, क्योंकि उस देश में टर्की, मोरक्की, सुरिनमी, पोलैंड, डेनमार्क
अमेरिकन, न जाने 150 देशों के लोग डच जैसे छोटे से देश में रहते हैं। अब इमोशन में आके साथ रहने लगे, संतान भी 1-2 साल में हो गई, लेकिन जो सांस्कृतिक आदतें हैं वो उनको साथ नहीं रहने देती। 2 तरह की सांस्कृतिक आदतों के लोग एक साथ नहीं रह पाते हैं लंबे समय तक, और वहाँ ही मनोवैज्ञानिक हिंसा जन्म लेती है, जो घर को तोड़ती है और समाज को तोड़ती है, और किसी भी देश का एक सांस्कृतिक चरित्र नहीं बनने देती है, किसी भी देश की एक सांस्कृतिक अस्मिता नहीं बनने देती है। क्योंकि जब तक देश की सांस्कृतिक अस्मिता नहीं बनेगी तब तक देश की भी अस्मिता नहीं बनेगी, देश की भी पहचान नहीं बनेगी, और तभी तक किसी एक देश की एक भाषा भी नहीं बन पाती। लेकिन दूसरे देशों में, यूरोपीय देशों में, जब कोई दूसरा देश का व्यक्ति जाता है तो उसका सबसे पहला सवाल होता है कि वो उस देश की भाषा सीखे। कम से कम भाषाई एकता विदेशों में बची हुई है, वो चाहे दूसरे देश के नागरिक हों, लेकिन भाषाई एकता के कारण उनकी नागरिकता उस देश के साथ हो जाती है। तो इस स्तर पर एक अहिंसा का वातावरण और उस देश के द्वारा रची जाने वाली व्यवस्था में बहुत बाधा नहीं आती है, और देश जो है अपनी तरह से प्रगति करता रहता है। हमारे भारतवर्ष में इतनी शक्तियां हैं, हर युवा के पास इतना सामर्थ्य है कि वही युवा जब विदेश में जाता है तो वो 36 घंटे काम करता है और अधिक से अधिक वो अर्जित करता है और वो प्रतिष्ठा भी पाता है। लेकिन यहाँ उसे करने का अवसर नहीं मिलता, क्योंकि उसके जो अग्रज हैं वो अवसर नहीं देते, उसके जो समान साथ के लोग हैं वो सोचते हैं कहीं आगे ना निकल जाए। तो इस तरह से हम लोग, जबकि अगर सभी सक्रिय हो जाएं और विकास करें तो देश का और संस्कृति का विकास होगा, और उस संस्कृति ही मूल संवेदना है किसी भी राष्ट्र की, क्योंकि वहीं उसे संरक्षण मिलता है, वहीं आत्मीयता का बोध होता है, वहीं सुख मिलता है। और ये मैं बहुत बहुत अनुभव से कह रही हूँ, पिछले 20 वर्षों से बाहर हूँ, और सारे सुख हैं वहाँ पर भारत से अधिक। लेकिन वो सारे सुख कौन से हैं? भौतिक। लेकिन भौतिक सुख एक सीमा के बाद हिंसा का वातावरण रचते हैं, क्योंकि जो मन और मानस की क्रिएटिविटी है, जो उसकी सृजनात्मकता है, वो प्रभावित होने लगती है, और उसके प्रभावित होने से व्यक्ति कहीं ना कहीं कमज़ोर होता है, टूटता है और परेशान होता है। मुझे ऐसा लगता है कि अब इस देश में और विश्व में बहुत ही गंभीरता से गांधी जी के विचारों को लेकर और विनोबा जी के विचारों को लेकर आगे बढ़ना चाहिए और व्यवस्था करनी चाहिए। जबकि विदेशों में आप देखिए कि स्त्री की अस्मिता बची हुई है। वहाँ किसी भी पाश्चात्य देशों में किसी भी देश की स्त्री को अगर आप लें तो वो घर की भी है और बाहर नौकरी करके भी उसने अपना व्यक्तित्व बना रखा है, और उसके साथ उस तरह का फिजिकल वायलेंस भी नहीं होता है, और दैहिक हिंसा से वो बची रहती है। तो देश का चरित्र किस तरह से प्रभावित करता है उस देश के नागरिकों को, और वो किस तरह से प्रभावित होकर के आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक कि चीज़ों का जो विकास है वो दिखाई देता है। आप देखिए कि पाश्चात्य देशों में देखने से ऐसा लगता है कि वो अधिक आधुनिक हैं, अधिक मॉडर्न हैं, लेकिन अपने परिवार के प्रति जब तक जो परिवार है उस परिवार के साथ उनके गहरे लगाव हैं, और उसमें वो चाहे वहाँ का सत्ताधारी व्यक्ति भी हो, मंत्री ही क्यों ना हो, लेकिन मंत्री भी अपनी कमाई के घर में रहता है और अपने घर का काम वो खुद करता है, अपनी कार वो खुद ड्राइव करके अपने ऑफिस जाता है, और अपना बैग वो खुद उठाता है, और छाता भी, क्योंकि विदेश में हमेशा पानी बरसता रहता है मूलतः। तो ये मैं बहुत ही बेसिक आचरण संहिता की मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि विश्व स्तर पर देश
ये विभिन्न देशों के जो अपने राजनीतिक संगठन हैं उनके द्वारा जो हिंसा का वातावरण बनता है, उस हिंसा के वातावरण से देश में भी, देश के पर्यावरण में भी हिंसा का वातावरण बनता है, को असुरक्षित अनुभव करते हैं। पर विदेशों में ऐसा नहीं है। विदेशों में आम नागरिक सुरक्षित है क्योंकि उस देश में अहिंसा का वातावरण है और वो रात को 11-12 बजे भी साइकिल चला करके एक 16-17 साल की लड़की अपने दोस्तों के साथ पार्टी करके वो घर आ सकती है और उसके साथ कहीं कुछ नहीं होता है। तो ये उस देश में वातावरण रचा गया है और ये रचा गया है व्यवस्था के द्वारा और वहाँ के नागरिकों के द्वारा। और इसकी आदत और इसे रचने की ज़रूरत है। हम लोगों के यहाँ की मानसिकता जो है, कहा जाता है यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, लेकिन इस संस्कृत की पंक्ति से कोसों दूर फासला है और संस्कृति की दुहाई देने वाले लोग बहुत कम हैं जो संस्कृति का उतने ही समर्पण भाव से पालन कर रहे हैं। और वो पालन करना बहुत ही आवश्यक है क्योंकि उसके बिना विकास नहीं हो सकता है। और यही कारण है कि हर क्षेत्र में, हर दिशा में विदेशों में स्त्रियां विकसित हैं, विकास कर रही हैं और उनको पूरी की पूरी आज़ादी है अपने जीवन जीने की। उनके साथ हिंसा का व्यवहार नहीं होता है। और अपने देश को तो हम लोग जानते हैं और स्त्रियों के साथ जो होता है वो भी हम लोग जानते हैं। शिक्षित स्त्रियों के साथ जो होता है वो भी जानते हैं। उसको खोल के बताने की ज़रूरत नहीं है, उघाड़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन विश्व में अहिंसा का जो वातावरण है, उस अहिंसा के वातावरण को बनाए रखने के लिए, क्योंकि विश्व का ही एक हिस्सा भारतवर्ष भी है और ये जानकर आश्चर्य होगा कि भारतवर्ष में इतने अच्छे सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, इतनी विकासात्मक योजनाएं चल रही हैं, इतने विश्वविद्यालय हैं जो सक्रिय हैं, उनके कुलपति सक्रिय हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन उस तरह की सूचनाएं विदेश के अखबारों तक नहीं पहुंचती। विदेश के अखबारों पर वही खबरें पहुंचती हैं कि भारतवर्ष में रेप हुआ है या किसी के साथ कोई दुर्घटना घटी है। उन्हीं उस तरह की अपराध मूलक घटनाओं का ही विदेश के अखबारों में जगह मिलती है। तो इस पर मैं कभी कभी कहती भी हूँ, दूतावासों से मेरा अनुरोध होता है कि आप लोग कम से कम तो इसका विरोध कर सकते हैं क्योंकि ये भारत देश से उठाई गई खबर है। पर अब इस पर आगे न कहते हुए मैं यही कहूँगी कि हमारे देश की जो छवि है वो एक अहिंसक राष्ट्रपिता के द्वारा बनाई हुए देश में जो हिंसा की छवि, अनैतिकता की छवि और भ्रष्टाचार की जो छवि बनी हुई है, उसको हम लोगों को, हम शिक्षाविदों को हटाना होगा, बढ़ाना होगा। जिस तरह से कि उस आदत को निकालना होगा। अगर कोई ऐसा व्यवहार करता है तो उसका सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए। व्यवस्था या न्यायालय बाद में निर्णय लेगा, लेकिन समाज तो पहले जानता है। हमारा समाज उसे क्यों स्वीकार करता है? गांधी जी ने जिस तरह से समाज की संरचना की है उसमें बहुत स्पष्ट उनका दृष्टिकोण रहा था। तो समाज के द्वारा अगर इस तरह के सामाजिक जो हिंसा का वातावरण, भ्रष्टाचार का वातावरण, अनैतिकता, क्योंकि अनैतिकता, अन्याय, भ्रष्टाचार ये सब हिंसा के जनक हैं, ये हिंसा के मूल हैं। इनसे ही हिंसा पैदा होती है। और जो समाज में कहा जाए कि जोंक की तरह लग करके समाज को नष्ट करती है। हर व्यक्ति क्यों चाहता है कि उसके पास हथियार होने चाहिए या उसको विरोध करना चाहिए? तो मुझको ऐसा लगता है ना कि ये का अपना जो विश्व में जो अहिंसा के जो प्रतिमान बनाए गए हैं कि राष्ट्र सुसंगठित हो, समाज व्यवस्थित हो, सबको नौकरी मिले, सब अपना जीवन ठीक से जिए। वहाँ डच में है कि साम ए वर्किंग साम ए लिविंग, साथ में काम करो और साथ में जियो। यहाँ बहुत पहले से वहाँ वो चल रहा है। और यद्यपि वहाँ भौतिक सुविधाएं हैं, लेकिन व्यक्ति प्रकृति से जुड़ा हुआ है और प्रकृति के संरक्षण करने में वो लगा हुआ है।
जब समर वेकेशन होते हैं, गर्मी की छुट्टियां होती हैं, तो विदेशों में अपने कम से कम 25, 30, 50 किलोमीटर की दूरी की पदयात्रा का विधान है और 50-50, 100-100 लोग मिल करके अपने बच्चों परिवार के साथ वो यात्रा करते हैं और हर 3-4 किलोमीटर पर उनके पीने और पानी पीने और खाने का इंतज़ाम और आराम करने का इंतज़ाम रहता है। इस तरह से वो अपनी धरती को जानते हैं और धरती से अपनी जुड़ते हैं और उसी में वो बर्ड्स वॉचिंग और बाकी सारी चीज़ें वो करते हैं और अपने परिवार के साथ वो घूमते हैं और एक मुक्त वातावरण की वो अनुभूति करते हैं। उस मुक्त वातावरण को अपनाने की बहुत ज़रूरत है कि किस तरह से उसे हम अपना सकते हैं और तभी हम लोग जो है आगे कर। बाबा जी कहा करते थे और विनोबा जी को अपना देश चाहे उतनी गहराई से न पहचाने, लेकिन विदेश उनको बहुत अच्छी तरह से मानता है और चाहता है। विनोबा जी ने कहा कि मैं एक अलग ही दुनिया का आदमी हूँ, मेरी दुनिया निराली है। मेरा दावा है कि मेरे पास प्रेम है, उस प्रेम का अनुभव मैं सतत ले रहा हूँ। मेरे पास मत नहीं है, मेरे पास विचार हैं। विचारों की लेन देन होती है और विचार मुक्त होते हैं। विचारों की यह मुक्तता विदेशों में है और वो अहिंसा का एक प्रमुख प्रतिमान है। विचारों की कोई चार दीवारी नहीं होती और वो बंधे हुए नहीं होते। सज्जनों के साथ विचार विमर्श कर उनके विचार ले सकते हैं, अपने विचार उन्हें दे सकते हैं, हम खुद अपने विचार बदल सकते हैं। इस तरह विचारों का विकास होता रहता है। इसका अनुभव मुझे निरंतर आता है। ये विनोबा जी लिख रहे हैं अपनी डायरी में। इसलिए मैं कोई वादी नहीं हूँ। कोई भी मुझे अपना विचार जचा दे और कोई भी मेरा विचार जचा ले, प्रेम और विचार में जो शक्ति है वो और किसी में नहीं। प्रेम और विचार में जो शक्ति है वो किसी में नहीं, किसी संस्था में नहीं, किसी सरकार में नहीं, किसी प्रकार के वाद में नहीं, किसी शास्त्र में नहीं और किसी शस्त्र में नहीं। ये अहिंसा का मूल सूत्र है और गांधी जी ने संत विनोबा जी को अपना प्रथम सत्याग्रही घोषित किया था और वही आगे चल के। इसलिए मेरा मानना है कि शक्ति प्रेम और विचार में है। इसलिए पक्के मतों की अपेक्षा मुझसे मत करो। उन्होंने साफ कहा कि ये नहीं कि जो मेरा मत है वो है, कल वो बदल सकता है, क्योंकि मेरा मत नहीं था, मेरा विचार था। और इसी के साथ मैं भी कहूँ कि जो बातें मैं कह रही हूँ ये मेरे अपने अनुभव के विचार हैं। हो सकता है विचार विमर्श के दौरान ये कल विचार बदल सकते हैं, क्योंकि समय इतनी तेजी से बदल रहा है। समय के साथ साथ जो घात प्रतिघात देश में, समाज में, संरचना में, नीतियों में, व्यवस्था में लगे हुए हैं कि व्यक्ति अपनी धारणाएं नहीं बना पाता है। और जो दूसरा व्यक्ति है, जब आप अपने पर ही विश्वास नहीं कर पा रहे हैं कि जो विचार आपने बनाया है अपने प्रति या अपने किसी दूसरे के प्रति या विचार के प्रति या विनोबा जी या गांधी जी या लेव तोलस्टॉय के प्रति या मैक्सिम गोर्की के प्रति जो विचार बनाया है, कल के समय में कुछ और विचार हो। ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ कि आज इन्हीं महापुरुषों के 50 साल पहले विचार दूसरे थे, लेकिन आज कोरोना होने के बाद और आज विश्व में जिस तरह से युद्ध का चक्रव्यूह रचा जा रहा है, उसको देखने के बाद लगता है कि किस तरह से हमारे यहाँ महत्वपूर्ण हो गए हैं, प्रभावशाली हो गए हैं विवेकानंद जी, गांधी जी, विनोबा जी, दयानंद सरस्वती जी, सुभाष चंद्र बोस जी। और सुभाष चंद्र बोस जी की आज पुण्यतिथि है। मैं आप सबके साथ उन्हें अपनी हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। और जो लोग जिनके नाम नहीं भी लिए जा सकते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी पंक्तियाँ, हमारे जो राष्ट्रवादी कवि हुए हैं, रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त, ये उस समय राष्ट्र कवि कहे गए, लेकिन उसके बाद एक समय आया कि इनको नेपथ्य में कर दिया गया। लेकिन आज राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी और मैथिली शरण गुप्त जी
और निराला, इन सब की भी कितनी अधिक प्रासंगिकता है। और सबसे अधिक प्रासंगिकता तो तुलसीदास जी ने सिद्ध कर दी है। और उनके जो उनका जो रामचरितमानस है, आज पूरे विश्व में हिंदी तुलसीदास जी की वजह से है, क्योंकि रामचरितमानस हमारे भारतवंशियों की आत्मा का प्राण है, आत्मा की शक्ति है। वो जब विदेशों में ले जाए गए 1834 से 1916 के बीच में, तो दूसरे देश की धरती जहाँ कोई अपना नहीं, वहाँ पहले जंगल काटे, तब वहाँ अपनी झोपड़ी लगाई, तब वहाँ चूल्हा बनाया, और जब अनाज उपजाया तो अनाज मिला। तो इस तरह से आप देखिए कि इन लोगों ने किस तरह से पूरे विश्व में और उन घरों में आज भी गांधी जी की तस्वीरें हैं, मूर्तियां हैं और विचार हैं, और 2-2, 3-3 घरों में ब्लैक बोर्ड बना के रखा है भारतवंशी लोगों ने अपने घरों में, और वहाँ उन्होंने वो लिख के रखा है गांधी जी के विचार, विनोबा जी के विचार, विवेकानंद जी के विचार, दयानंद सरस्वती के विचार, और सनातन होकर के और बाकी भी सारे धर्मों के लोगों के साथ बहुत मिल करके रहते हैं, क्योंकि धर्म को लेकर के कोई भेद वहाँ नहीं है। धर्म जो है वो विचार है, मानव धर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। जो अहिंसा का पुजारी है, जो अहिंसा का जनक है, उसके लिए मानव धर्म सबसे बड़ा धर्म है। और विदेशों में बिना किसी धार्मिक आग्रह के मनुष्यता की रक्षा और मनुष्यत्व का संरक्षण विदेश के व्यक्ति का वो धर्म है। वहाँ जाति भेद देखने को नहीं मिलेगा, वहाँ धर्म भेद भी देखने को नहीं मिलेगा। जिसका जो धर्म है वो अपने उस धर्म में जी रहा है, और व्यवस्था से कहीं कोई विरोध नहीं आता है, क्योंकि वो उस मनुष्य के विचार और जीवन का एक हिस्सा है। जैसे कि वो अपने माँ और पिता को व्यक्ति नहीं बदल सकता है, वैसे ही उसके माँ पिता ने जिस धर्म में जन्म लिया है वो उस धर्म को नहीं बदल सकता है। ये मानते हुए, बहुत ही सहज भाव से इसको स्वीकार करते हुए लोगों ने वहाँ जीवन अपना बना रखा है। इसलिए धर्म को लेने होने वाले मतभेद, धर्म को लेकर होने वाली हिंसा उन देशों में नहीं है। और समाज भी जो हमारे यहाँ हो जाता है मतभेद, वो भी वहाँ नहीं है, क्योंकि सांस्कृतिक मूल्य सभी मनुष्य सुख से रह सकें, अपनी इच्छाओं के साथ रह सकें, अपने जीवन में उत्सव को जी सकें, आनंद से रह सकें, इसलिए कोई किसी में बाधा नहीं डालता है। मजदूरों को लेकर के हम लोग मजदूरों के साथ समाजवाद की बात करते हैं, लेकिन मजदूर को क्या हमारे यहाँ कोई व्यक्ति मजदूर को अपने घर, अपनी डाइनिंग टेबल पे बिठा के कॉफ़ी पिला के बात कर सकता है? उसी तरह से वो उतनी ही आत्मीयता से वो बात करे। तो ये बहुत ही व्यावहारिक उदाहरण देते हुए मैंने अपनी बात कही कि किस तरह से व्यक्ति को अगर अहिंसा का वातावरण रचना है तो उसे अपने से शुरू करना होगा, अपने घर से शुरू करना होगा, और जिस तरह से उसकी अपनी इच्छाएं हैं उसी तरह से उसके पड़ोसी की भी इच्छाएं हैं, उसके प्रदेश की भी इच्छाएं हैं। जितना वो अपनी मातृभूमि से, अपनी संस्कृति से, अपने धर्म से प्रेम करता है, उतना ही वो दूसरे से भी करता है। ये राष्ट्र की शक्तियाँ, दूसरे देशों के जो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री हैं, वो लोग अपने राष्ट्र की सीमाओं की रक्षा करते हुए पर अपने नागरिकों की सुरक्षा की उनकी पूरी व्यवस्था रहती है। यद्यपि वहाँ भी अपराध है, भ्रष्टाचार है, लेकिन उसको उन्होंने नियंत्रित करने का एक तरीका बना रखा है। और वो नियंत्रित करने का जो तरीका है, कम से कम वो लोग भ्रष्ट नहीं हैं, और उनके न भ्रष्ट होने से ही अहिंसा का, सत्याग्रह का और मानवीय मूल्यों की रक्षा और सुरक्षा हो सकती है।
विनोबा जी कहते हैं मैं अपने देवताओं के क्रम से भक्ति करता हूँ। प्रथम अपील ईश्वर के पास है, वो सबका प्रभु है। मेरे अंतर में हमेशा ईश्वर रहता है। जिस दिन, जैसा कि गांधी जी कहते थे कि व्यक्ति के पास, व्यक्ति अगर माने कि उसके भीतर ही उसका ईश्वर है और वो सबसे पहले देखता है, आपके सत्कर्मों पर भी उसकी उतनी ही दृष्टि है और आपके कुकर्मों पर भी उसकी उतनी ही दृष्टि है, क्योंकि सबसे पहले तो वो देखता है, तो पहरुआ तो आपके भीतर है। वो ईश्वर ने आपको बनाते समय ही तभी उसने आपको प्राण दान दिया, जीवन दिया, जब पहले उसने उसको स्थापित कर दिया और लगा दिया। विनोबा जी कहते हैं मैं एक बात कहना चाहता हूँ जो मैं भूदान आंदोलन के प्रारंभिक दिवकों में कह चुका हूँ कि हमें सोचना होगा कि हम किस प्रकार अपनी सामाजिक रचना करना चाहते हैं। हमारे सामने आज 50 रास्ते खुले हैं। हम सबके सामने ये बड़ा भारी सवाल है कि अपनी आर्थिक और सामाजिक रचना के लिए कौन सा रास्ता लें, कौन सा तरीका स्वीकार करें। अगर हम अच्छे उद्देश्य के लिए बुरे साधन इस्तेमाल करते हैं तो हिंदुस्तान के सामने ऐसे मसले पैदा होते ही रहेंगे, लेकिन अहिंसक तरीके से अपने मसले तय करेंगे तो दुनिया में मसले रहेंगे नहीं। मैं मानता हूं कि यह धर्म चक्र प्रवर्तन का कार्य है। मेरा विश्वास है कि इस प्रयत्न से ही अहिंसा की कुंजी हमारे हाथ में आएगी। लेकिन अगर हम अहिंसक तरीके से अपने मसले तय करेंगे तो दुनिया में मसले रहेंगे ही नहीं। मैं मानता हूं कि यह धर्म चक्र प्रवर्तन का कार्य है। मेरा विश्वास है कि इस प्रयत्न से ही अहिंसा की कुंजी हमारे साथ में आएगी। तो ये जो पूरा का पूरा ये विषय हमने लिया और इस विषय पर हम गंभीरता से किताब भी लिख रहे हैं और मेरा मानना है कि हम ही लोगों को रास्ते निकालने होंगे, क्योंकि आज जो विश्व की स्थिति हो गई है उस पर मैं एक अपनी जो हिंसा का वातावरण रख रही है और ऐसे में अहिंसा की आवश्यकता है। शीर्षक है पेट भरो की भूख। भूख की तृष्णा ऐसी तीक्ष्ण कि प्यास भी बदल गई है भूख में। भूख की तृष्णा ऐसी तीक्ष्ण कि प्यास भी बदल गई है भूख में। विश्व के कुछ लोगों की डॉलर, यूरो और पाउंड ने बदल दी है दुनिया की भूख। पानी, तेल, माटी, रेत, फल, फसल, मांस, दूध और मछली सब कुछ बदल गया है डॉलर, यूरो, पाउंड में। यहाँ तक कि मनुष्य और उसका दिल दिमाग भी। भारत के किसान थक गए अपनी गुहार में। आत्महत्या के अलावा सड़कों और रेल पटरियों पर डटे पटे पड़े हुए हैं किसान अपनी ज़मीन की कीमत और फसल के दाम के लिए। गले तक डूबे हुए हैं किसान। यूरोप के कृषक अपनी पैदावार की फल फसल उलीच फेंकते हैं सड़कों पर। विश्व के निर्णायक लोग देखते रहते हैं सब कुछ अपने वातानुकूलित कमरे में। नियति के विभत्स नर्तन पर मनुष्य का इठलाता और अधिक क्रूर तांडव। तो इस पर यह ऐलान कुछ तारीखों के बाद बदल जाएगा सब कुछ। ये अमेरिका से उठे आर्थिक संकट और दूसरे संकटों से हो जाएगी मुक्ति। ये किस तरह की स्थितियां हैं? मुझे ऐसा लगता है कि हमारे इस पूरे के पूरे हिंसा के वैश्विक वातावरण में बहुत ज़्यादा प्रतिशत महिलाओं के साथ जो हिंसा हो रही है उस कारण की है, जबकि वो सबसे अधिक हिंसा को बर्दाश्त कर रही है, उसके बावजूद वो अहिंसक बनी हुई है। ऐसे में जैसा इससे पहले मैंने बताया कि विदेशों में ऐसी स्थिति नहीं, स्त्री को पूरे अधिकार हैं, ऐसा हिंसा का वातावरण उनके साथ नहीं है और फिज़िकल वायलेंस तो नहीं के बराबर है। और सबके पास मोबाइल नंबर पुलिस का रहता है। अगर कहीं कुछ किसी दुर्घटनावश हो भी गया तो वो तुरंत पुलिस वालों की बहुत ईमानदार हाजिरी वहाँ होती है
और वो उसको सुनते समझते हैं। और वहाँ तो इतनी आज़ादी है, और क्यों नहीं यहाँ हो सकता है। अगर स्त्री अपने पुरुष के साथ नहीं रह, मैं स्त्री का ही संदर्भ बता रही, उतना ही अधिकार पुरुष को भी है, क्योंकि स्त्री समानता की बात है। तो इसलिए तो वहाँ अगर स्त्री नहीं रहना चाहती है पुरुष के साथ, तो वो चाहे 6-7 वर्ष ही साथ रहे हों, वो अपने आदमी से सहज ढंग से कहती कि अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती हूँ। बच्चे भी हैं, बच्चों को वो पिता रख लेगा अपने पास और वो दूसरे पुरुष के पास चली जाती है। लेकिन जब उसका जन्मदिन आता है तो उसके बच्चे और उसका वो पहला पति भी उसके पास आता है और जन्मदिन की शुभकामनाएं देता है, और बच्चे भी उससे मिलने के लिए हर हफ्ते आते हैं। 3-4 दिन वो बच्चे उस माँ के पास रहते हैं जो दूसरे पुरुष के साथ रह रही है, और वो दूसरा रहने वाला साथ का जो पुरुष है वो भी उन बच्चों को उतना ही प्यार करता है जितना कि उसकी माँ प्यार करती है। तो ऐसा क्यों नहीं हम लोग के साथ संभव? प्रेम देने में तो कुछ नहीं जाता है, लेकिन हम लोग कुछ कहा जाए अपनी संस्कृति की दुहाई दे करके एक ऐसे आतंकवादी अनुशासन को रच रखा है जिसमें स्त्री पर हमेशा एक दबाव, एक शिकंजा बना के रखें। वो उनके गुंजलक में रहे, वो उनकी संपत्ति है, पूंजी है, वो दैहिक शक्ति नहीं है। लेकिन जिस दिन स्त्री को दैहिक शक्ति के रूप में माना जाने लगेगा, घर चलाने वाली शक्ति के रूप में माना जाने लगेगा, बच्चों की और उसके परिवार के वंश को चलाने वाला माना जाएगा, वो देश का वंश चला रही है। स्त्री है जो विश्व चला रही है। संतानों को जन्म देना, उनका पालन पोषण करना, ये सारी इस नज़रिए से जब हम स्त्रियों को देखने लगेंगे और स्त्रियों को चाहने लगेंगे, चाहते हैं लोग स्त्रियों को, लेकिन भोग की दृष्टि से। भोग के बाद, और वो भोग की जो दृष्टि है वो भी शोषण की दृष्टि है। अगर स्त्री को सही अर्थों में चाहत प्रेम की दृष्टि से हो तो समाज की संरचना ही दूसरी हो जाए, समाज की का कलेवर ही बदल जाए, उसका स्वरूप ही परिवर्तित हो जाए। तो स्त्री के प्रति जो दृष्टि है वो भोग की है, शोषण की है, तृप्ति की है। और जैसे तो ये जो स्थितियां हैं इन्हें बदलना होगा। और चूंकि हमारे भारतीय समाज में पुरुष प्रधान व्यवस्था है, इसलिए ये बदलाव पुरुष को लाना होगा। पुरुषों को ही अहिंसा का, प्रेम का और विश्वास का वातावरण रचना होगा, क्योंकि स्त्री तो पहले से रच रही है, स्त्री तो उसमें लगी हुई है, वो तो उसमें इसी लगे रहने में ही उसका शोषण है, उसको सताया जा रहा है। और ये बात आपस में स्त्रियों को भी समझनी चाहिए। प्रायः स्त्रियां, पुरुषों का महत्व उन्हें मिल जाए, परिवार के पुरुष का महत्व उन्हें मिल जाए, वो अपने, इसीलिए वो अपने घर की जो कम अधिकार संपन्न स्त्री है, या थोड़ी कम सुंदर स्त्री है, या थोड़ा कम अमीर परिवार से आई हुई स्त्री है, तो उसको वो सताने लगती हैं। तो स्त्रियों को नहीं ऐसा व्यवहार करना, क्योंकि उन्हें तो ये सोचना चाहिए कि हृदय की पीड़ा कितनी मारक होती है। स्त्री होने के नाते वो उसे महसूस करती हैं। तो वो जब महसूस करती हैं तो उन्हें चाहिए कि कम से कम, वो तो संवृत ही हैं, फिर वो क्यों पुरुष जैसा आचरण करती हैं स्त्रियों के साथ और स्त्रियों का शोषण करती हैं? तो वो स्त्रियों के रूप में स्त्रियों के रूप में जो पुरुषोचित आचरण करने वाली स्त्रियां हैं, उनसे भी मेरा सवाल होता, और मैं सोचती हूँ कि उनके हृदय को पहले परिवर्तित किया जाए, जिससे कि समाज में एक अहिंसा का वातावरण बन सके, वैसा ही जैसा कि विदेशों में है। और विदेशों में जो निग्रो समाज है, वहाँ का जो अमरिंडियन समाज है, जिस समाज को हम असभ्य कहते हैं, अशिक्षित कहते हैं, या सोचते हैं कि उनकी सांस्कृतिक विकास अभी तक नहीं हुआ है, जिस तरह के हमारे देश में आदिवासी समाज है, वो आदिवासी समाज जितना सुसंस्कृत है, जितना अहिंसक है और प्रेम और विश्वास से भरा हुआ है, अपने पूरे कबीले की चिंता करने वाला है, उतना हमारे यहाँ का सभ्य समाज नहीं। उसको तो अपनी गोटी ही फिट करने से फुर्सत नहीं मिलती। उसी तरह से विदेश में वो जंगलों में रह रहे हैं,
वो सभ्य समाज के, लेकिन एक मनुष्यता की जो एक सभ्यता है, मानवता की जो एक सभ्यता है, जो ईश्वर ने हमारे भीतर इनबिल्ट की है, वो हमारे डीएनए में है। लेकिन सो कॉल्ड सिविलाइजेशन के तहत भौतिकवादी सभ्यताओं ने हम लोगों को ऐसा बना दिया है कि ईश्वर ने जो हमें दिए हैं गुण सुरक्षा और संरक्षण के, उन पर हमने मिट्टी डाल दी है। उन्हें हम ही देखना भूल गए हैं। वो हैं हमारे पास, यही हम नहीं जानते। और अब ये सोचने लगे हैं कि शिक्षा के द्वारा इसमें परिवर्तन लाया जाएगा। और शिक्षा के करप्शन, शिक्षा के भ्रष्टाचार तो आप सभी लोग जानते हैं। हम सभी लोग, जो लोग आज भारतवर्ष में और विश्व में सक्रिय होकर, भारतीयों की मैं बात कर रही हूँ, जो भारतीय भारत में और विश्व में सक्रिय होकर काम कर रहे हैं, हम सभी भारतीय इसी आज से 20 साल पहले की शिक्षा पद्धति से ही बड़े हुए हैं, बने हैं, और हमारी अपनी विचारधाराएं बनी हैं जिससे कि हम दुनिया में काम कर रहे हैं। लेकिन उसी शिक्षा व्यवस्था से ऐसे लोग भी पैदा हुए। तो सवाल उठता है कि पर्सनल डेडिकेशन इज ऑल्सो नेसेसरी इन ऑल द फील्ड्स। जब तक व्यक्तिगत निष्ठा और समर्पण व्यक्ति के भीतर नहीं आएगा, तब तक ये परिवर्तन नहीं आएगा। हमारे शिक्षा मंत्री साहब चाहे नई शिक्षा नीति, और नई शिक्षा नीति गांधी जी और विनोबा जी और विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, इन सारे जो हमारे मूलभूत जो व्यक्ति हैं, जिन्होंने कि संस्कृति और शिक्षा की नींव कितने पहले रख दी थी, उन्हीं की नींव पर हम लोग, जय कृष्णमूर्ति हैं, उन्हीं की नींव पर जो हम लोग चलते हुए आज यहाँ तक पहुँचे हैं। लेकिन जिन्होंने नहीं अपनाया, उनकी वजह से ये ऐसी स्थितियाँ आ गई हैं। इसलिए अब जो संस्कृति सहज संभव है, प्राप्त है, उसको अब ईश्वर के द्वारा जो प्रदत्त है, उसे अब हम चाहते हैं कि शिक्षा के द्वारा उसे कंट्रोल किया जाए, उस पर नियंत्रण किया जाए, उसे परिवर्तन किया जाए, सुसंस्कृत समाज रचा जाए। लेकिन नई शिक्षा नीति आ जाने पर भी जो अहिंसा का वातावरण है, सत्याग्रह का वातावरण है, देश के प्रति, मातृभूमि के प्रति प्रेम करने का जो वातावरण है, वो तब तक नहीं होगा जब तक कि हमारे शिक्षक, क्योंकि हमारे शिक्षक तो वही पुरानी शिक्षा पद्धति के हैं, उन्हें भी नई शिक्षा नीति को भी हृदयंगम करना होगा, अपने भीतर उसको अवतरित करना होगा, तब तो वो पढ़ा सकेंगे। तो इसलिए पठन पाठन स्वाध्याय के वातावरण के बगैर अहिंसा का वातावरण, देश निष्ठा का वातावरण, संस्कृति प्रेम का वातावरण रचना मुझे लगता है कि संभव नहीं है। और विश्व में जो अहिंसा का वातावरण है, मैं जब शुरू में विदेशों में गई और रही, तो वहाँ जुलूस, कभी कहीं कुछ हो जाए, इस तरह की इनसिक्योरिटी की, असुरक्षा की का भाव नहीं है। तो वहाँ एक अहिंसा का वातावरण रचा गया है, और वो वहाँ की व्यवस्था और उस व्यवस्था में वहाँ की जनता के सहयोग के कारण है। वहाँ सत्ता जो है व्यवस्था के लिए है, सत्ता जो है भोग के लिए नहीं है, उपभोग के लिए नहीं है। सारी फैसिलिटीज़ हासिल करने के लिए लोग सत्ता नहीं लेते हैं, सत्ता सेवा के लिए लेते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में लोग सेवा के लिए जाते हैं। वो जितना घंटे पढ़ाते हैं उससे ज़्यादा वो अध्ययन करते हैं और लेखन करते हैं। और इस तरह से समाज एक अपनी तरह से समाज की एक सांस्कृतिक संरचना निर्मित करने में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहता है। और उसी से मुझे लगता है कि जिस तरह से स्त्री अस्मिता विदेशों में पूरी स्वतंत्र अधिकार के साथ बनी हुई है, वैसे ही हमारे देश में बनेगी। और जिन जिन विश्वविद्यालयों में स्त्री अधिकार को लेके और विभिन्न विभाग खुले हुए हैं और कई NGOs हैं जो काम कर रहे हैं इस दिशा में, सक्रिय हैं, उनसे मुझे पूरी उम्मीद बनती है। और हम सभी शिक्षकों को और बुद्धिजीवियों को और साहित्यकारों को सहयोग करना चाहिए, और उनके जो संकट हैं, उनके जो संघर्ष हैं, उनका जो शोषण हो रहा है, उसकी लड़ाई में हम उनके साथ हों, और तभी ये सारी चीज़ें संभव हो सकेंगी। मुझे लगता है कि हमने अपनी बात कही, और अगर लोगों को के पास कोई सवाल हों, और हमारे मनोज जी तो इतने शांत
और इतने व्यवस्थित अनुशासित हैं। मैं सोचती हूँ अक्सर कि मनोज जी जैसे अगर युवा पीढ़ी हो जाए तो विश्वविद्यालयों, सभी विश्वविद्यालयों का, हमारे युवा समाज का, तो एक दो चित्त की जो कहा जाए कि एक ऐसी अवस्था है, और ये भी एक मान लिया जाए कि हम अगर कर्म सत्कर्म करेंगे। पहले मुझे ये बात समझ में नहीं आती थी, गीता की आसान सी बात कि अपने काम करते जाओ, फल की चिंता मत करो, तो लगता था कि ये कितनी कठिन, लेकिन अब ये सही है कि अगर आप अच्छे कर्म करेंगे तो उसका आपको अच्छा फल मिलना सुनिश्चित है। और आशा जी जिस तरह से लगी हुई, उनके साथ जो पूरी टीम है, पिछले 2 महीने से जो कोरोना को लेकर के युद्ध छेड़ रखा है। और देखिए, कोरोना एक मानसिक व्याधि भी बन गई थी, और अब देखिए सब तरफ से लॉकडाउन हट गया है, लेकिन कोरोना फैला हुआ है। पर लोगों से मानसिक जो व्याधि के रूप में ये विकसित हो गई थी, वो मानसिक व्याधि के रूप में मन के अटेरन से कोरोना उतर रहा है, जबकि फिजिकल स्तर पर ये फैल रहा है। तो मन और मस्तिष्क इतना महत्वपूर्ण तत्व है कि उस पर उसको प्रकृतिस्थ रखना और सद्विचारों और सात्विकता के गुणों से उसे समृद्ध रखने की आवश्यकता है। जब तक वो सात्विकता मन और मस्तिष्क में नहीं आएगी, तब तक इन सारे महापुरुषों के सारे विचार जो हैं वो रखे रह जाएंगे, समय उनको पीछे छोड़ता जाएगा। हम समय बीच बीच में ऐसी दस्तकें देता है और ऐसी स्थितियां पैदा करता है कि जो पीछे छूट गए हैं, ये सारे विचारक चिंतक को जब तक हम साथ लेके नहीं चलेंगे, हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे। इन सारे चिंतक विचारों को हमें साथ लेके चलना है, जिससे कि हम उनके साथ आगे निकल सके। क्योंकि विचारक और चिंतक कभी पुराने नहीं होते। हमारे वेद, उपनिषद, रामायण ये कभी पुराने नहीं हुए हैं, और जब तक मनुष्यता है, पृथ्वी है, सृष्टि है, ये रहेंगे, क्योंकि इन्हीं से सृष्टि बनी है। इन्होंने सृष्टि को बनाया है और सृष्टि इनकी रक्षा करेंगे, और इन दोनों की रक्षा में हम मनुष्यों की और मानवता की और पृथ्वी की रक्षा हो सकेगी। ये बहुत ज़रूरी है। हम अपने में समत्व की अनुभूति करें। पृथ्वी हमारे भीतर है, हम पंचतत्वों से बने हैं, इसलिए पृथ्वी की रक्षा जब तक नहीं होगी, हमारे पंचतत्व सुस्थिर और संतुलित नहीं रहेंगे। कोरोना इसका उदाहरण है, और या और भी इसी तरह की जो समस्याएं होती हैं, वो इस बात का उदाहरण है। शिक्षा के क्षेत्र में किसी यूनिवर्सिटी का सेंट्रल यूनिवर्सिटी होना या बड़ी यूनिवर्सिटी होना महत्वपूर्ण नहीं है। विश्वविद्यालय किस तरह के शिक्षकों से बना है, शिक्षक और किस तरह से काम ले रहे हैं, वहाँ का जो कुलगुरु है, जो कुलपति है, वो अगर उस परिसर में रह रहा है, तो वो परिसर का हर मिनट किस तरह से अपने उस परिसर के लिए, उस प्राय विश्वविद्यालयों के नाम महापुरुषों के नाम पर है भारतवर्ष में, उन महापुरुषों के नाम पर बने हुए विश्वविद्यालय में अगर उन महापुरुषों के विचारों की वहाँ पर स्थापना हो जाए और वो हमेशा जीवंत अवस्था में गतिशील रहें, तो भी भारतवर्ष का चरित्र बहुत उन्नत हो जाएगा। और वो सारे के सारे लोग जो अतीत में हुए, वो वर्तमान में हो जाएंगे, और भारत अपने पूरे सांस्कृतिक स्वरूप के साथ बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। भारत की जो अपनी अस्मिता है, जिस अस्मिता से वो पहचाना जाता था, और वो अस्मिता आज भी है, क्योंकि हम लोग उसी मनुष्यों के उससे हम लोग आए हुए हैं। हमारे जो पूर्वज हैं वो वही लोग हैं। अगर नेल्सन मंडेला गांधी जी को अपना मान सकते हैं और उनसे इतनी सीख ले सकते हैं कि वो इतने वर्षों तक कारावास में रह सकते हैं, तो गांधी जी तो हमारे अपने हैं, वो राष्ट्रपिता हैं। तो इस तरह से अगर इस तरह से जस्टिफिकेशन के साथ, तर्क के साथ हम अपने महापुरुषों के साथ, अपनी महान संस्कृति के साथ जुड़ेंगे और लोगों को जोड़ेंगे, तो हमें कभी किसी दूसरे को ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम भारतवर्ष, हमारा देश और यहाँ की माटी और हमारी संस्कृति इतनी समृद्ध है और स्वर्णिम है कि किसी देश की ना माटी ऐसी है और ना मनुष्य इतने ताकतवर हैं, और ना वनस्पति। तो वनस्पति, माटी और मनुष्यों के इस समृद्धतम देश को अगर और समृद्धतम बनाना है, तो हमें अपने आचरण से और संकल्पों से, जिसकी पूंजी हम लोग के पास पहले से है, सिर्फ उसके
उपयोग करने की आवश्यकता है, सिर्फ उसको अपने आचरण में लाने की आवश्यकता है। और आचरण कैसा? जो हमारी आदत बन जाए, जिसके लिए हमें किसी से कहना ना पड़े, किसी को निर्देशित ना करना पड़े कि हमें ऐसा व्यवहार करना चाहिए। वो आचरण का एक ऐसा वातावरण परिवार में बने। मैं बहुत ही गंभीरता से सोच रही थी एक दिन 2 दिन पहले कि क्यों नहीं शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षक पढ़ा रहे हैं, क्योंकि घर में वो सांस्कृतिक वातावरण नहीं है। शिक्षक और विद्यार्थी तो उसी घर से आ रहे हैं। उस घर में जो माँ को जो वातावरण रचने का, माँ और पिता जो वातावरण रचते हैं, उन्हें वो अवसर नहीं मिल पा रहा है, या वो अवसर अपने संतान और परिवार को दे नहीं रहे हैं। ये आत्मविश्लेषण का समय है कि हम अपनी शक्तियों का, स्त्री और पुरुष जो इतने उससे अपनी संतान पैदा करते हैं, इतने लगन से उसे 20-25 साल तक पढ़ाते हैं, बड़ा करते हैं, अपना ये सुंदर देश, मातृभूमि, जब दूसरे देश में रहेंगे तो समझ में आएगा कि अपना देश कितना, जब कहा जाए कि जब माँ पिता छूटते हैं तो माँ पिता का दुलार याद आता है, वैसे ही अपना देश याद आता है और उसकी शक्ति याद आती है। और तब ये स्पष्ट हो जाएगा कि जब सब कुछ हमारे पास है तो सिर्फ थोड़े परिश्रम, सात्विकता, निष्ठा और लगन से हम सब कुछ परिवर्तित कर सकते हैं, अपने अनुकूल कर सकते हैं। हमें किसी देश में जाने की ज़रूरत नहीं है और किसी से कोई एहसान लेने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग समृद्धतम अवस्था में हैं, गुणों की दृष्टि से और सभी दृष्टियों से। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बहुत आभारी हूँ कुलपति प्रोफेसर आशा शुक्ला जी की और संयोजक अपने मनोज जी की, और पूरे इनका जो टीम है। एक बार संगोष्ठी में मुलाकात हुई थी, वो इतनी, और उस पूरी टीम में जो काम करने का भाव आया है वो आशा जी की वजह से है। वो खुद भी लगी रहती हैं, इसलिए लोग भी उनके साथ लगे रहते हैं और हम लोगों को भी अब उनके साथ लगे रहना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। हेलो हेलो। जी मैम, उसको फिनिश कर दीजिए बस। अच्छा। हाँ।